बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं इस्लामाबाद में, और हरमीत साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारी तरफ से हरमीत के लिए बेस्ट विशेस कि अल्लाह करे ये जीत भी जाए, कामयाब हो जाए। और बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन होते हैं, आम आदमी के लिए शायद ना हो इतना, लेकिन प्रेस क्लब का मेंबर बनना जो सहाफ़ियों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो हमारी तमाम विशेस अच्छी, गुड लक हरमीत के लिए। हरमीत सिंह के नाम, यस। मौसम को थोड़ा यस अच्छा, मौसम के बारे में थोड़ा सा अपने नाज़रीन को अपडेट कर दें कि भाई मौसम अब बदल रहा है। वैसे मेरा दिल नहीं करता कि मौसम इतनी तेज़ी से बदले, बट वो जो एक सर्दी की शिद्दत थी ना, वो कम होती दिखाई दे रही है। आज सुबह भी मौसम काफ़ी प्लेजेंट था। और लेट्स सी कि ये सर्दी कब तक रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 15 फरवरी तक ही बस हम थोड़ी सी सर्दी देखेंगे और उसके बाद मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पर ये मैसेज कि जितने भी आपने सर्दियों के स्पेशल कपड़े बनवाए हैं, कोट्स हैं, जैकेट्स हैं, वो फटाफट से पहन लें क्योंकि सर्दी जो है बस अब चंद दिनों की मेहमान रह चुकी है। हाँ, मतलब मैं कल भी बात कर रहा था, जैसे कि दोपहर को जब मैं आ रहा था तो गर्माइश थोड़ी सी महसूस हो रही थी। और मैंने इस वक्त सुबह के वक्त में अर्ली मॉर्निंग, जो आपको लगता है कि आपने स्वेटर पहन लिया नीचे, और रात के वक्त में भी ठंड थोड़ी सी लगती है, लेकिन दिन में ऐसा महसूस होता है कि ये एक ज्यादती है, तो एक लेयर में उतार देता हूँ, फिर मतलब कम कर देता हूँ। वही ना कि वो सर्दी की शिद्दत में अब हम कमी देख रहे हैं। तो मौसम के हवाले से ही देखा जाए तो एक मंजूर वसान हमारे साथ हैं, हमारे होते हैं मंजूर वसान सिंध वाले, जो ख्वाब बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं। हाँ, उन्होंने अगले 3 महीने के हवाले से, अभी मौसम की हम बात कर रहे थे कि मौसम जो है अगले 3 महीने का कैसे होगा, उन्होंने और देख लिया। उन्होंने कहा है कि अगले 3 माह बहुत अहम है, कुछ लोग जेल में होंगे और कुछ भाग जाएंगे। अब ये कौन लोग जेल में होंगे और कौन भाग जाएंगे, इसके बारे में भी तफसील। जेल में होंगे और कुछ लोग भाग जाएंगे। लेट्स सी किसके बारे में इशारा किस तरफ है। लेट्स सी, मेरे ख्याल में कोशिश करेंगे मंजूर वसान साहब। इसमें कोई हिडन मैसेज है, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा ना, हुकूमत से निकाला गया तो बहुत खतरनाक साबित होगा। सो मेरे ख्याल में उन्होंने भी एक हिडन मैसेज दिया था, इनका भी शायद हिडन मैसेज किसी के लिए हो। हम कोशिश करेंगे उनको बुलाएं, उनके साथ बात करें, उनसे पूछें कि ये किसके बारे में आपने कहा कि वो जेल में होगा और किसके बारे में कहा कि वो भाग जाएगा। अच्छा, सियासी प्रेडिक्शंस के हवाले से अगर हम देखें तो शेख रशीद साहब बहुत ज्यादा फेमस हैं। अब मंजूर वसान साहब भी खासे फेमस हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो कि कोई ना कोई चीज प्रिडिक्ट करते रहते हैं, वो भले सच हो या ना हो, बट वो लोगों में बहुत ज्यादा मकबूलियत इख्तियार करती है। कल शेख रशीद साहब की भी एक स्टेटमेंट जो है वो काफी मीडिया की रौनक बनी हुई थी, क्योंकि काफी अर्सा पहले तक शेख रशीद साहब के बयानात मुख्तलिफ आते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे है। कल उन्होंने कहा कि उनकी फिक्र में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, लेकिन है एक पेज पे। लोगों ने उसको भी बनाया, थोड़ा सा उन्होंने वो मार्जिन दे दिया, थोड़ा सा मार्जिन उन्होंने मुझे दिया। उसके ऊपर भी बड़ी बातें हो रही थी कि किसके बारे में कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बड़े ऐसे मौके के ऊपर। खैर, उसी हवाले से बात करें, कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रियासत मदीना के पहले 5 साल बहुत मुश्किल के थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर बेहतरी आती चली गई। उस हवाले से भी बात होनी चाहिए, लेकिन यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मुश्किल का इंदिया ज़रूर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुश्किल हालात अभी भी हो सकते हैं। महंगाई के बारे में हम जैसा पढ़ रहे थे कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई में और इजाफा होगा। पता नहीं उस तरफ को उनका इशारा है, क्योंकि महंगाई किसी सूरत में कम होती चली नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही। और जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर महंगाई की बात करते हैं या मुश्किल हालात की बात करते हैं तो लोग और परेशान होते हैं। फिर वो जो होता है कि भाई अब हम परेशान होना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में परेशान होना शुरू कर देना तो बहुत परसा पे हो गया, लोगों ने अब कर दिया है। मतलब ये अब मेरे ख्याल पे, लेकिन जिस तरह से अब इंतखाबात सर पर हैं, ये साल तो पूरा कैंपेन्स वगैरह में गुजरेगा, अगला साल इलेक्शन का होगा, थोड़ा सा तहरीके इंसाफ को ना, थोड़ा सा अवाम को रिलीफ कहीं ना कहीं देना चाहिए। अगर इन्होंने आइंदा आम इंतखाबात में मेरिट की बेस पर जीतना है तो कुछ आपको लोगों को दिखाने के लिए एक परफॉर्मेंस आपकी ज़रूरी है। आवाम को किस हद तक रिलीफ मिला है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी के हालात जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ नज़र आ रहे हैं, ऑलरेडी इतने टफ चल रहे हैं, मजीद क्या टफ होंगे, ये तो ये समझ से बाहर है। कल 2 अनफॉर्चुनेट वाक़यात भी हुए। शेख रशीद साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हर किस्म के मामलात हमारे ख़त्म हो गए। तो कल 2 अनफॉर्चुनेट वाक़यात जो हुए, एक तो केच में चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ जिसमें दहशत गर्दों ने निशाना बनाया और 10 जवान हमारे शहीद हो गए। ये बहुत ही एक आप उसको कहें कि नापाक किस्म का हमला है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है।
یہ دہشت گرد کس طرف سے آئے اس کے بارے میں بھی ہمیں مکمل طور پہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایسی جسارت ہے جس کو سیکورٹی فورسز نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں جھکیں گے نہیں، ہم ہر صورت میں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اس میں یہ ہوا کہ ایک دہشت گرد مارا بھی گیا ہے اور 3 پکڑے بھی گئے ہیں. تو وہ جب پکڑے گئے ہیں ان سے امید ہے کہ معلومات حاصل ہوں گی اور پتہ چلے گا کہ یہ کس طریقے سے آئے تھے. ان تمام چیزوں میں جس طرح سے ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کا موسٹ آف دا ٹائم ان چیزوں میں ہاتھ ہوتا ہے. بلوچستان میں تو ویسے ہی وہ بہت زیادہ اس طرح کی شدت پسند کارروائیوں میں کہہ لیں تو وہ سرگرم رہتے ہیں. ایک طرف پی ایس ایل ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھے انداز میں اس کا آغاز ہو گیا. جس طرح سے لاہور میں دھماکہ ہوا سو وہ ایک الرٹ تھا کہ شاید پی ایس ایل کو خطرے میں ڈالنے کی ایک سازش ہے، بٹ فارچونیٹلی کل اس کا ایک اچھے انداز میں آغاز ہوا اور اللہ کرے کہ باقی جو تمام میچز ہیں وہ کووڈ کی ایک طرف سچویشن ہے بٹ اس کے علاوہ سیکیورٹی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو خیر خیریت سے ہو جائیں. ہمارے سیکیورٹی ادارے کافی زیادہ متحرک ہیں، لیکن یہ انفارچونیٹ واقعہ ہم نے بلوچستان میں دیکھا. ایک کرک میں بھی اسی طرح سے واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی ذکر ہے، مطلب وہاں پہ بھی ایک سیکیورٹی اہلکار ہمارے شہید ہو گئے اور ایک کو وہ پکڑ کے لے گئے ساتھ میں اس کو چھڑانے کے لیے. اس کے پیچھے فوجی گئے میں دستے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی چھڑا لیا جائے گا، ان کو بھی پکڑ لیا جائے گا جو دہشت گرد ہیں. اس تنظیم کسی بھی تنظیم سے ان کا تعلق ہو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. اس کے بارے میں پورا اعادہ ہے، مطلب عزم ہوتا ہے پورا، جو سیکیورٹی فورسز کہتی ہیں کہ پورے عزم کے ساتھ کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے اس لیے معلوم ہے کہ جس وقت ٹی ٹی پی کے بہانے افغانستان یا مطلب اس طرف سے صورتحال میں آپ کو اٹیک کی صورتحال آتی ہے یا دہشت گرد تنظیمیں کام سر اٹھا رہی ہوتی ہیں تو بنیادی طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو کمزور کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں. ہم ڈٹرمنڈ ہیں، ہمارے ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، مضبوط ہاتھوں میں اکثر یہ بات کرتے ہیں. اچھا جی، ٹاپ سٹوریز کی طرف آتے ہیں. آج ہم شو میں کون کون سی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سو ویل سٹارٹ فرام ڈیلی ٹوز. اس کے بعد سندھ پولیس کی کراچی میں مظاہرین پر تشدد کی نوبت آخر کیوں پیش آئی، اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کورونا کو اگر ہم دیکھیں تو نارملی تو یہ کہا جاتا تھا اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے لنگس کو متاثر کرتا ہے، بٹ اب کچھ تحقیق سامنے آئی ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لنگس کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ دل کے امراض کا بھی بہت زیادہ سبب بن رہا ہے. اس کو بھی ڈسکس کریں گے آج. پھر میاں محمد نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اور سپریم کورٹ سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ نظر ثانی کرے. سو لیٹس سی، اس کو بھی آج ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان سے ایران تک موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے بائکر رحیم یار خان پہنچ چکے ہیں، اس کو بھی آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم خبر، موٹیویشنل سٹوری، ایم فل خواجہ سرار نے عزم و ہمت کی مثال قائم کر دی ہے. وہ مثال کیا قائم کی ہے یہ بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور آخر میں افغانستان کی صورتحال اور انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں پر موجود مخیر شخصیات وہ کیا کام کر رہی ہیں، اس کو بھی آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ڈیلی ڈوز کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اہم خبر، بھائی عرفان ظہیر صاحب کی کل پریڈکشن بھی تھی اس حوالے سے کہ ملتان سلطان از گوئنگ ٹو ون دا میچ، فرسٹ میچ. سو رات کو عرفان کا مجھے میسج آ گیا تھا کہ دیکھ لیں میری پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی ہے. سو دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز نے ٹورنامنٹ کا فاتحانہ آغاز کیا اور کراچی کو 7 وکٹ سے شکست دے دی. بہت ایزیلی جیتا میچ، اس لیے کہ 124 رنز کوئی رنز نہیں ہوتے. آج کل میچ جیتنے کے لیے آپ کو 170 پلس 180 پلس رنز کرنے ہوتے ہیں. بلکہ آپ یہ دیکھو کہ جس وقت پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف میچ میں جو پاکستان میچ ہار گیا تھا 170 پلس رنز کیے تھے، آسٹریلیا اس کو بھی چیز کرتا ہوا چلا گیا تھا اور انہوں نے مطلب وہ رنز کر لیے تھے. تو 124 کوئی رنز نہیں ہے. 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے کراچی کنگز کے اور بابر اعظم جو کیپٹن ہیں ہمارے اور اس وقت نمبر 1 پلیئر ہیں T20 کے بھی اور ون ڈے کے بھی، وہ کوئی اتنی اچھی پرفارمنس ان کی نہیں رہی. تو مطلب اس حوالے سے دیکھا جائے، کل میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جی بابر اعظم جس وقت رضوان سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ موٹیویشن ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. تو پتہ نہیں شاید وہ جس وقت وکٹ کے پیچھے وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کی موٹیویشن کا لیول نیچے آ گیا، ڈاؤن ہوا، مطلب وہ نہیں ہوا. تو بڑی ایزیلی یہ رنز کر لیے اور محمد رضوان نے دوبارہ
ایک آپ یہ کہو کہ زبردست طریقے کے اوپر اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا, ایک 50 اور انہوں نے جڑ دی, 52 رنز کی انہوں نے اننگ کھیلی اور ناٹ آؤٹ رہے. یس, تو یہ بڑا زبردست مطلب ان کی پرفارمنس تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے, اور اگلی سٹوری جناب اس حوالے سے ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کمپیوٹر اور ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے آج انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. بیسیکلی اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے موبائل میں, آپ کے کمپیوٹر میں, آپ کے لیپ ٹاپس میں جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو محفوظ کس طرح سے بنایا جائے, اس حوالے سے اویئرنیس پرووائڈ کی جائے. آپ کے سسٹم کے اندر جتنے بھی پروگرامز ہیں, سافٹ ویئرز ہیں, کوئی نہ کوئی وائرس اگر آ جاتا ہے سو آپ نے اس سے کس طرح سے نمٹنا ہے, اس کے خطرات کیا کیا ہے. سو آج کے دن جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں اس حوالے سے اویئرنیس لوگوں کو پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا دن ہے. مطلب اس حوالے سے یہ کہ اب دنیا آگے کی دنیا, اب کمپیوٹر کی دنیا ہے, چپ کی دنیا ہے, فون کی دنیا ہے. اسی حوالے سے مطلب یہ ڈیٹا سیکیورٹی کی دنیا ہے, تو ڈیٹا سیکیورٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس حوالے سے مطلب جتنے بھی اقدامات ہوں گے وہ بہتر ہوں گے. مطلب اور لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے. جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل دور, ہم کہتے ہیں آنے والا دور, بٹ میرے خیال میں ڈیجیٹلائزیشن اور یہ تمام چیزیں شروع ہو چکی ہیں. لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کی طرف آ گئے. آپ انسٹاگرام دیکھ لیں, آپ فیس بک دیکھ لیں, ٹویٹر دیکھ لیں, اور بہت سی چیزیں. اور میرے خیال میں مین اسٹریم میڈیا سے آج کل لوگوں کو اتنا فیم اور وہ چیزیں, ارننگ نہیں مل رہی جتنی آپ کو انٹرنیٹ کے ساتھ ان پلیٹ فارم سے مل رہی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے خطرات ہیں کہ آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے, آپ کے اکاؤنٹس ہیک ہو سکتے ہیں, اور مطلب آپ کے نام کو یوز کرتے ہوئے کوئی آپ کی معلومات کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے. سو آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے, اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں سو آپ نے پھر ان سے نمٹنا کیسے ہے. پاکستان میں ہم دیکھیں تو ہمارا سائبر کرائم ونگ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور اس حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہا ہے. سو بیسیکلی اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ عوام میں آگاہی پیدا کی جائے. اگلی سٹوری کی طرف آ جائیں. اگلی سٹوری جناب ہمارے پاس بہت انٹرسٹنگ قسم کی ہے. عجیب و غریب الٹا گھر جو ہے وہ آج کل لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. کبھی آپ نے ویسے دیکھا ہے کوئی الٹا گھر؟ میں نے بھی نہیں دیکھا, بٹ ہم دیکھتے ہیں نا ابھی کہ یہ الٹا گھر کیسا ہے. اور جب اس کے مالک نے, بیسیکلی آسٹریا کے ایک شہری ہیں جنہوں نے اس کو تیار کیا, کسی ٹائم پر یہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ٹرپ پر گئے اور ان کی نظر میں یہ گھر آیا, کوئی گھر آیا, سو انہوں نے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ گھر بنا رہے تھے تو ہر کوئی ان کا مذاق اڑاتا تھا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے. لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو لوگ دیکھنے آتے ہیں, بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. سو ان کو یہ چیز جو فیل ہوتی ہے, وہ ان کی فیلنگز جو ہیں وہ بڑی ہائی ہیں. اچھا, اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مطلب گھر الٹا کیسا ہوگا. الٹا گھر, دس از الٹا گھر. مطلب یہ دیکھیں, او مائی گاڈ, یہ کیسا گھر ہے, اتنا زیادہ الٹا ہے, اتنا زیادہ الٹا ہے, یہ کیسے, ہاؤ از دس پاسبل. ویژولی بھی ہم بھی حیران ہو گئے. بہرحال بہت کمال ہے, بہت کمال ہے. مطلب بہت کمال ہے بھائی, مطلب اس کو جتنا بھی دیکھا جائے اتنا کم ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا آپ. سو یہ الٹا گھر آپ نے دیکھ لیا کہ الٹا گھر ہو کیسے سکتا ہے اور اس میں لوگ کس طرح سے الٹے ہو سکتے ہیں, وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ قسم کی, اور ہمیں بھی اس ویڈیو نے کافی زیادہ حیران کر دیا ہے. ابھی ہم اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں, اور وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ان اے وے کہ امریکہ کی ایک ریاست میں ایک آئس ہاکی کا میچ ہو رہا تھا. سو اس ایونٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا کیا گیا جناب, کے جتنے بھی اسپیکٹیٹرز وہاں پر موجود تھے انہوں نے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا اس طرح سے کہ وہ اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹیڈی بیئرز لائے ہوئے تھے. 52,000 کے قریب ٹیڈی بیئرز جو تھے وہ اسٹیڈیم میں تھرو کیے گئے, اور اس انداز میں ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا جو اس وقت ہم تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ بھائی جناب یہ ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا. اور نہ صرف یہی, اس ایونٹ کا پرپس بہت اچھا تھا کہ اس ایونٹ کے بعد جتنی بھی رقم حاصل ہوگی وہ این جی اوز کو اور فلاحی اداروں کو ڈونیٹ کی جائے گی. اچھا, ٹیڈی بیئر جو ہے نا وہ باہر کی دنیا میں مطلب وہ بہت کیوٹ علامت سمجھے جاتے ہیں, اور گفٹ کے طور پہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھو نا کتنے مزے کی چیز لگ رہی ہے, سیریسلی کتنے مزے کی چیز لگ رہی ہے. لوگ لائے ہوئے ہیں, انہوں نے پھینکا ہے, مطلب وہ, اور چھوٹے چھوٹے سے ہیں, کیوٹ سے ہیں, ایک محبت کا اظہار ہے. اچھا, یہ پری پلانڈ ہوگا. ہاں, this is something which was planned earlier, ورنہ ہر کسی کو کیا پتا کہ بھئی ہم نے لے کر جانا ہے. سو وہ لے کر گئے, اور ان کے مائنڈ میں obviously ہوگا کہ ہم نے یہ عالمی ریکارڈ قائم کرنا ہے, اور اس میں کامیاب بھی رہے. مناظر بہت کیوٹ ہے سر. مجھے یاد ہے, مجھے ایک دفعہ وہاں پہ امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک فرینڈ نے کارڈ بھجوایا, اور اس کے اوپر لکھا ہوتا لائف از
बेयरेबल, बेयर अच्छा की जगह बेयर बना हुआ था, मतलब छोटा था, तो वो बड़ा क्यूट सा मतलब वो लगा था का वो क्या कहते हैं स्माइली या पिक्चर थी और उसके आगे एबल लिखा हुआ था, एबल लिखा हुआ था, नाइस बड़ा बड़ा क्यूट सा था मतलब वो। तो ये इसी तरह से है कि आप छोटे छोटे टेडी बियर लेके गए होंगे वहाँ पे और उन्होंने लोगों ने फेंके, उसको इजहार किया अपनी मोहब्बत का भी, अपने जज्बे का भी, और उसको अब जो आमदन होगी इस मैच से वो फ्लाई इदारों को दी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि बेयर एबल, बेयर की पिक्चर और आगे एबल लिखा हुआ था, इस तरह की चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अच्छा होना चाहिए। मोस्टली लोगों को इस तरह की चीज़ें पता ही नहीं लगती। शायद वैसे कभी इत्तेफाक होता है, मुझे भी खुद को भी ना फील हो सके या पता लगे, बट मैंने कुछ अर्सा पहले एक पोस्ट देखी, मेरी सोशल मीडिया पर ही आ रही थी, फेसबुक पर इनफैक्ट, तो वहाँ पर लिखा हुआ था 2N and A, NA, वो जो केमिस्ट्री वाला NA होता है वो, और आगे फिश का निशान बना हुआ था। आप बताएंगे क्या है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। 2NA, अच्छा, टूना फिश, 2NA नाइट्रोजन का प्रोबेबली ये होगा, और 2NA और आगे फिश का सिंबल था। सो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कभी आपको समझ आ जाती है, कभी नहीं आती। मोस्टली जो चीजें आपके सामने देख के आप लोग अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो शायद वैसे ना मिले। सो टूना फिश, सो इसी तरह बेयरेबल, सो इस तरह की चीजों के लिए ना थोड़ा सा विटी होना पड़ता है, जो कि आपका लेवल ऐसा नहीं, बेयर की हद तक था, टूना की हद तक नहीं था। अगर आप उस देख लेते ना तो फिर आपको हाँ, मैं शायद देख के मतलब उसको पहचान बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे, और सोशल मीडिया का जिक्र हो रहा है, इंस्टाग्राम का एंड फेसबुक का। सो हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और फेम भी उनको बहुत मिल रहा है। नाइजीरिया की एक बड़ी बासर शख्सियत, वो खुद भी बहुत ज़्यादा मशहूर है इंस्टाग्राम की हद तक, और वैसे भी इनका बेटा महज 6 साल का है और इतनी सी एज में ये अरबपति बन चुका है। और कैसे बना है कि इसकी फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी है, और ये लोगों को जो अपना अंदाज़े ज़िंदगी है जो कि बहुत ज़्यादा लेविश और लग्जरी किस्म का है, उस हवाले से वीडियोस वगैरह पोस्ट करता है, लोग उसको बहुत सराहते हैं। और इसी से इसकी जितनी भी अर्निंग हुई है, उसने 6 इयर्स की एज में अपने बहुत सारे एसेट्स भी बना लिए हैं। बड़ी कमाल बात है ना? मतलब एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टाग्राम के हवाले से हम पहले भी बात करते रहे हैं कि लोगों को जिंदगियां बदल दी हैं लोगों ने। मतलब टिकटॉक के हवाले से भी हमने बात की, कल हमने उस्मान बुज़ार साहब की भी बात की थी कि उस्मान बुज़ार साहब टिकटॉक स्टार बन गए और उनकी इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं वो शेयर की जा रही हैं और पसंद की जा रही हैं। तो इस हवाले से मतलब ये है कि ये नई दुनिया है, मेरी दुनिया से ज़्यादा नई दुनिया है, मतलब नई दुनिया से। और मज़े की बात यह, मेरे ख्याल में रातों रात मशहूर हो जाना या आपको अच्छी खासी अर्निंग होने लग जाए, इसमें आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास प्रॉपर डिग्रीज मौजूद हैं, स्किल्स मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कोई पिक्चर, रैंडम पिक्चर अपलोड की और रातों रात वो इतनी वायरल हुई, और उस वायरल होने के बाद वो खुद भी मशहूर हुए और अच्छी खासी अर्निंग भी हुई। हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो यस, सोशल मीडिया का दौर है, आपको यूज भी करना आना चाहिए इसको, बट आपकी किस्मत भी इस हवाले से बहुत ज्यादा मैटर करती है। किस्मत भी मैटर करती है, बिल्कुल ये भी बात सही है, क्योंकि इस वक्त बनाने वाले तो लोग लाखों की तादाद में होंगे, करोड़ों की तादाद में होंगे जो अपनी वीडियोस भी भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किस्मत किसी किसी की खुल। वो हमने देखा कुछ अर्सा पहले, वो दनानीर मुबीन, वो जो पाकिस्तानी एक टिकटॉकर थी, उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में और दुनिया के दीगर मुमालिक में बहुत ज्यादा वायरल हुई। उसको रीमेकिंग की गई, रीमिक्स किया गया, और अब दनानीर उसकी बेस पर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट भी उनको मिला है, मॉडलिंग भी कर रही है। सो यही बात है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा मैटर करती है, और एक रैंडम सी चीज लोगों को क्लिक कर जाती है और वायरल हो जाती है। सो दौर जो है वो इन्हीं तमाम चीजों का है। सबके साथ साथ मेरे ख्याल एक चीज है, वो ये है कि अपने अंदर जिद्दत जरूर पैदा करें। अपनी जिद्दत होगी तो मतलब किस्मत भी साथ देगी। अगर आप बिल्कुल रूटीन की चीज लेके चल रहे होंगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, ऐसे हमारा आज का डेली डोज एंड हुआ। अभी हमने शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो कोविड की सिचुएशन दिन ब दिन फिर एक बार से संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब की बार बहुत से केसेस हम ओमिक्रॉन के देख रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम सर स्टार्ट से एक बात देख रहे थे कि जो कोविड है वो सबसे ज़्यादा आपके लंग्स को मुतासर करता है, लेकिन इस साथ ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है या हो सकता है जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी दूसरी बीमारी से सफ़र कर रहे हों, जिनके साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस अटैच हों। अब एक नई रिसर्च सामने आई है कि ना सिर्फ लंग्स बल्कि बहुत से ऐसे लोग जिनको कोविड हुआ और वो रिकवर कर गए, उसके बाद उनके अंदर दिल की बीमारियां जो हैं वो देखी गई। मुख्तलिफ दिल के अमराज जो हैं वो कोविड के बाद जन्म ले रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? हमारे साथ आज डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं कार्डिक सर्जन डॉक्टर इरफान अरवर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, कोरोना जो है वो दिल की बीमारियों का सबब किस तरह से बन रहा है? कोरोना एक्चुअली एक सिंड्रोम की तरह है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ए डिजीज। पहले तो जो कोविड आया 2019 में वो पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर रहा था, लेकिन अभी जो कोरोना है वो शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम पे तो उतना अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हार्ट की डिजीज को बहुत प्रोवोक कर रहा है। उसमें ऐसे है कि नॉर्मली जो कोविड की कंडीशन है उसमें ज़्यादा जो है दिल जो खून को जमा देने वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा अफेक्ट करी है दिल के पट्ठों को। ठीक है, दिल के पट्ठों को कमज़ोर कर देती है चीज़। ठीक है, एक जो चीज़ जो मरीज़ हैं जो कि ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ में। ठीक है, लेकिन ये है कि अदरवाइज हम देखें बिगर यॉन्ड्रा में तो डायबिटीज़ के अलावा भी बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जिनको कि दिल का मसला पहले नहीं था। कोरोना की वजह से उनको दिल का मसला होना शुरू हो गया, चाहे वो रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, सो ओमिक्रॉन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एज सच इफेक्टिव उतना नहीं रहा जितना था, लेकिन अब जो है वो कार्डियक डिजीजेस को ज्यादा प्रोवोक कर रहा है। मल्टीपल कॉजेज हैं हमारी। एक तो हम जो डाइट लेते हैं उसी में अगर देखें कंटेंट ऑफ फूड इज नॉट दैट राइट। ठीक है, अदरवाइज कोरोना जो हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है वो पूरी दुनिया में ऐसे ही इफेक्ट कर रहा है, लेकिन शायद उसमें उतनी पीक एशियन पॉपुलेशन की ज्यादा है बनिस्बत ये कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में शायद उस तरह की चीजें जो हैं वॉक अभी भी वॉक दे डू वॉक। ठीक है, हमारे में वो कंडीशंस जो है ना वो शायद कोरोना की वजह से हम समझते हैं कि सब चीजें बंद हो गई थी, शायद थोड़ा बहुत जो लोग निकलते थे बाहर जाने के लिए उन्होंने भी बंद कर दिया। अच्छा, यानी कि आपका ये कहना है कि ये लोगों को मुतासिर कर रहा है, बट डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा मुतासिर कर रहा है। अगर वो रिकवर भी कर सके, इसकी एक मेन रीजन उनकी डायबिटीज, दूसरा लाइफस्टाइल यानी कि खुराक अच्छी नहीं और वॉक शामिल नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी शामिल नहीं, इसकी वजह से दिल के अमराज जो है वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसी को ऐड कर लें, मतलब इसमें आगे करते हुए कि अब इसके फिर क्या करना चाहिए। मतलब यह है कि अगर किसी को हुआ है या नहीं हुआ है वो अपनी डेली वॉक बरकरार रखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। ठीक है, ओमिक्रॉन से डरना नहीं है सामा, जैसे हम कैसे कहते थे कोविड से डरना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमने अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे सेफ डिस्टेंस है, वेयर योर मास्क, अदरवाइज इफ यू गॉट इन्फेक्टेड आइसोलेट रहें। अगर आप ठीक हो गए हैं अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। रेगुलर चेकअप किस चीज का मतलब? रेगुलर चेकअप होना चाहिए आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। एक तो हमारी सोसाइटी में ये नॉर्म नहीं है कि हम डॉक्टर के पास तब जाना प्रेफर करते हैं जब आप बीमार हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कि नहीं होना चाहिए। नॉर्मली 6 मंथ का फॉलोअप होना चाहिए एवरी पेशेंट आफ्टर 30-40। हाँ, समहाउ हम में से कोई ना कोई एक आध डिजीज का जरूर होता है, पेशेंट हो जाता है आफ्टर 40s। ठीक है, लेकिन ये है कि हम प्रेफर तब करते हैं डॉक्टर के पास जाना जब हमें लगता है कि डिजीज जो इतनी वर्सन हो गई हुई है कि अब हमें जो है ना वो मेडिसिन की जरूरत है। ठीक है, हमें एवरी 6 मंथ्स फॉलो अप पे रहना है। ठीक है, और इफ यू आर अ कोविड पेशेंट और रिकवर्ड पेशेंट यू हैव टू बी ऑन अ फॉलो अप। ठीक है, आपने जैसे कहा कि अगर आप रिकवर कर गए हैं मतलब कोविड पेशेंट तो फिर आपके लिए और ज़रा लाजिम हो गया फॉलो अप मतलब वो ज़रूरी है। लेकिन अगर डॉक्टर आपका जो है जिसके पास आप गए हैं उसने आपको कहा कि ये आपका लास्ट विजिट है, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर दैट इज वेयर हमारी अपनी स्टार्ट हो जाती है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कैसे करना है। ठीक है, हमने कंटेंट ऑफ फूड क्या रखना है,
हमने कितनी वॉक करनी है, अच्छा, जिस तरह से आप कंटेंट ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड, चॉइस ऑफ फूड कह रहे हैं और साथ साथ वॉक भी कह रहे हैं, रिकमेंडेड क्या है एक मेरे जैसे आम इंसान के लिए और एक ऐसा बंदा जो डायबिटीज का या दूसरी कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस का शिकार है? डायबिटिक पेशेंट्स को अगर वॉक, हम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें आप, टू स्टार्ट विद अ स्मॉल डिस्टेंसेस, वॉक एज मच एज यू कैन, जितनी आपका जो बॉडी है वो इजाजत देती है। सही। उसमें ये है कि आपने स्ट्रेस आउट नहीं होना, ठीक है, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं मैं कह रहा कि आपको जिम जाना चाहिए, एक नॉर्मल मॉर्निंग वॉक, एक हल्की फुल्की वॉक इन अ गुड एटमॉस्फेयर, ठीक है। हम नॉर्मली वॉक को ये समझ लेते हैं कि मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूं तो मैं चल के जाता हूं, दैट इज अ वॉक, दैट इज नॉट अ वॉक। इसमें स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है, माइंडसेट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो स्ट्रेस फैक्टर शुड नॉट बी देयर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे हार्ट की बात की है कि मतलब हार्ट कंडीशन इसमें शामिल हो जाती है, अब अगर देखा जाए तो क्या सिम्टम्स क्या होंगे अगर किसी को पता चले कि मुझे हार्ट का अपना टेस्ट करवाना चाहिए या मतलब हार्ट सिम्टम इन्वॉल्व हो गए ओमिक्रॉन के बाद या मतलब कोविड के बाद? नॉर्मली जो हमारे कार्डियक एंजाइम, जो हार्ट के एंजाइम्स हैं, वो ड्यूरिंग कोविड रेज्ड होते हैं, जो कि वापस आ जाते हैं। हर इंसान के होते हैं या डायबिटीज वालों के? मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो कि कार्डियक, जिनको कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं विद कोविड, एवरी पेशेंट इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है। इफ आई एम इन दैट एज जहां पे मेरे हार्ट मसल्स आर स्ट्रांग इनफ, तो उनको कोविड जो है अफेक्ट नहीं करेगा, ओमिक्रॉन अफेक्ट नहीं करेगा। बट इफ यू आर अफेक्टेड, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा कि जी आपका ये कोरोना जो है इसने अफेक्ट किया है आपके हार्ट को भी, तो फिर आपको कॉन्टिन्यूस फॉलोअप पे रहना चाहिए। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो आजकल हम करते हैं डेफिनेटली वो एको है, दिल का अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको फॉलोअप पे रहना चाहिए, एवरी 6 मंथ्सली आप फॉलोअप पे रहें, ठीक है। नॉर्मली डॉक्टर डिफरेंट टेस्ट एडवाइस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, लेकिन मोस्ट बेसिक टेस्ट जो कि नॉर्मली रूटीन में किए जाते हैं, एको है, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हम फॉलोअप पे रखते हैं ताकि हम देखते रहें कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है हार्ट की। अच्छा, as the time passes it gonna improve, but the thing is that you have to be on अच्छा, जिस तरह से कुछ सिम्टम्स आपने बताए हैं ये रिसर्च मुझे बिल्कुल ठीक लगती है, बिकॉज इस तरह के केसेस मैंने अपनी फैमिली में देखे हैं और कुछ केसेस ऐसे थे कि कोविड हुए हुए 2 साल हो गए, लाइक जब फर्स्ट वेव आई थी तब कोविड हुआ, पेशेंट रिकवर कर गया, बट नाउ द थिंग इज कि उसको सांस चढ़ता था, सांस आता नहीं था, इवन हल्का सा चलना भी लाइक फ्रॉम रूम टू किचन वो भी बहुत मुश्किल था। सो उसके लिए एक डॉक्टर से रुजू किया गया, पल्मोनोलॉजिस्ट से रुजू किया गया, उन्होंने कहा ये मेरा केस नहीं है, उन्होंने बहरहाल चीज़ें वगैरह वो एक्सरेज वगैरह करवा ली और उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया कार्डियोलॉजिस्ट के पास, और कार्डियोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशंस यही थी कि ये कोविड के साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अब इस तरह की सिचुएशंस में मैंने 2-3 केसेस ऐसे देखे कि कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि आपका एक वाल्व लीक हो चुका है, अब आपने क्या करना है, आपने मेडिसिन खानी है, सब कुछ करना है, लंग्स में जो आपके पानी भर गया वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अब आपने वॉक नहीं करनी, किसी भी किस्म की कोई एक्सर्शन नहीं करनी, इसके क्या क्या रीजंस हैं? बिल्कुल, एक्सर्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। हमारे जो दिल के पट्टे हैं वो एक्सर्शन को एक टाइम तक सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक टाइम आता है जब हमारे पट्टे जो हैं वो बढ़ जाते हैं, एक साइज से ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो जब पट्टा एक साइज से ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा दिल से खून को पूरे जिस्म में सर्कुलेट करने के लिए। सो इसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसको हम कंट्रोल ऐसे करते हैं कि हम स्ट्रेस फैक्टर्स कम करते हैं। हम पेशेंट को कहते हैं हाँ आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें, स्मॉल एक्सरसाइजेस, बैठे अपनी टांग को मतलब वर्जिश करते रहें, छोटी मोटी जो एक्सरसाइजेस जो ऑन बेड छोटी मोटी एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपीज, ठीक है। यहाँ पे जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक स्ट्रेस फैक्टर जो कि एक पेशेंट जो कार्डियक इशू जिसको हो गया हुआ है, जिसका दिल का पट्टा जो है वो कमजोर हो गया हुआ है, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक स्ट्रेस फैक्टर को नलिफाई करना। अच्छा, स्ट्रेस फैक्टर एक तो हमने देख लिया कि एक्सरसाइज है, इसके अलावा एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है, गुस्सा को जो लोग करते हैं वो उनको गुस्सा भी फिर कम करना चाहिए, शाउट नहीं करना, एक गुस्से को कंट्रोल करना है, अपना डाइट को मॉडिफाई करना है जैसे डॉक्टर ने कहा है, ठीक है, और एक्सरसाइज को उतना रखें जितना के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है। डाइट को मॉडिफाई करने में मुराद आपकी ये है कि फिर आप नर्म गज़ाओं पे आ जाएं, हेल्दी गज़ाओं पे आ जाएं, और चिकनाहट से परहेज करें। क्या मतलब 2 तरीके से चिकनाहट है। एक अच्छा फैट है हमारी बॉडी में, गुड फैट जो कि रिक्वायर्ड फैट है बॉडी में, वो हमने खाना ही खाना है। वो कौन सा है?
plant fats. Plant fat जो है. So plant fats are a good Options fat. बता दीजिएगा. So we go Food with, options. we go with the plant fats like cooking oil पे आ जाए हम. अगर बनास्पति घी खा रहे थे तो हम कुकिंग ऑयल पे आ जाएं. ठीक है. ऑलिव्स यूज कर सकते हैं हम. फ्रूट्स का ज्यादा यूज करें. ठीक है. इस तरह की डाइट लें जिसमें चिकनाहट बहुत ज्यादा ना हो, जो कि जम जाए. ठीक है. जैसे कि ऑयल प्लांट्स फैट्स जो हैं वो बाहर जम जाते हैं, इसी तरह वो अंदर वेसल्स में जाके भी जम जाएंगे. ठीक है. ठीक है. सेम गोज भी, चाहे आपका बॉडी का एक एटमॉस्फेयर अल्लाह ताला ने रखा है, लेकिन वो जमी हुई चीज जो है जो बाहर जम जाएगी वो अंदर भी जमेगी. ठीक है. अच्छा, ये बड़ा अच्छा असूल आपने बताया कि जो बाहर जम रही है चीज वो अंदर भी जम जाके ठीक है और नुकसान पहुंचाएगी. बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगी. यही एक मेन स्टैंड है जहाँ से स्टार्ट होता है एक दिल का मसला, जो कि शरियानों का मसला शुरू होता है. ठीक है. ठीक है. सेम गोज विद जो आप वेल्व्स की बात कर रहे थे. वेल्व्स भी कोरोना जो है वेल्व्स को अफेक्ट कर रहा है. वेल्व्स लीक हो जाते हैं. कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें वेल्व्स पहले से वीक होते हैं. उन पे जब कोरोना अफेक्ट करता है मसल्स के साथ. किन लोगों के होते हैं? वही कोमॉर्बिड कंडीशन, कोमॉर्बिड कंडीशन के अलावा जो वेल्व्स जो हैं जिनको छोटी उम्र में कोई बुखार हुआ, छोटी उम्र में जी टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड प्रोलॉन्ग कर गया था. कई दफा डॉक्टर्स कहते हैं जी आपके वेल्व मुतासिर हुए हैं उसकी वजह से. हम एक टर्म यूज करते हैं एंडोकार्डाइटिस. ठीक है. एक बच्चों में एंडोकार्डाइटिस हो जाता है जो कि लाइफ लॉन्ग जो है उसका इफेक्ट ये आता है कि उनका वेल्व जो है वीक हो जाता है. ठीक है. सो वो पेशेंट्स जो हैं वो लाइफ लॉन्ग पेनिसिलिन पे भी चलते हैं. एज द टाइम पासेस डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि जी अब टाइम आ गया है कि आप सर्जरी करा लें, आपका वेल्व इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि आपकी बॉडी को सहारा दे सके. ठीक है. अच्छा, अगर फर्ज क्या वेल्व कमजोर हुए तो इनकी रिकवरी के लिए फिर मतलब क्या कोई एक्सरसाइज और डाइट ही है या और कोई तरीके का? मेडिसिन. वंस इट गेट अफेक्टेड तो फिर आपको मेडिसिन की जरूरत है. ठीक हो गया. वो एक दफा अफेक्ट हो जाए वेल्व तो वो रिकवर शायद उस तरह कंप्लीटली वापस नहीं आता. ठीक है. उसके लिए फिर हमें मल्टीपल ऑप्शंस देखनी पड़ती हैं. कई दफा वेल्व जो है वो वीक हो जाता है, कई दफा वो वेल्व जो है वो जुड़ जाते हैं. 3 तरह की कंपोनेंट मिलके एक वेल्व बनाते हैं या 2 कंपोनेंट मिलके एक वेल्व बनाते हैं. 2 तरह के वेल्व्स हमारे दिल के अंदर काम कर रहे हैं. सो वो कई दफा वीक हो जाते हैं, कई दफा जुड़ जाते हैं वो डिजीज प्रोसेस की वजह से. कई दफा एक तरफ से लीक हो जाता है वेल्व. मल्टीपल कंडीशंस हैं, उसके मल्टीपल जो है वो मेडिसिन्स हैं. मेडिसिन्स के अलावा फिर आगे सर्जिकल ऑप्शंस आते हैं. सो इट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ऑल राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान हमारे साथ शो में मौजूद थे. इस चीज़ का कंक्लूजन यही है कि अगर आपका कोविड आप उससे रिकवर भी कर गए हैं फिर भी आपने डॉक्टर से 6 मंथ्स बाद फॉलो अप लाजमी करवाना है. जिन लोगों को कोई ना कोई कार्डिक इशू हो चुका है उन लोगों ने अच्छी डाइट का इस्तेमाल करना है, मेडिसिन में कोई नागा नहीं करना, और इस सब के साथ साथ हल्की फुल्की वॉक या कोई एक्सरसाइज जो आपको स्ट्रेस्ड आउट ना करे. इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे. एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे. गुड मॉर्निंग. ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे. सर्दी की शिद्दत में कमी आती जा रही है और अगर हम देखें तो मौसम बहार की आमद है. लाइक फरवरी का महीना, इससे हम देख लें तो मौसम बहार का है, लेकिन और 10-12 दिन में जाहिर है बहार का मौसम और फिर वो और फरवरी के मिड में ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं ज्यादा. हाँ, प्लांटेशन भी शुरू हो जाएगी. हाँ. मुहिम शजरकारी की शुरू हो जाएगी और फिर फूल जगह जगह खिले हुए आपको नजर आएंगे. और अगर आप लाहौर से बाहर निकलें या अपने किसी भी शहर में आप रहते हो उससे बाहर की तरफ निकलें तो आपको सरसों के लहलहाते खेत नजर आएंगे. पीला ही पीला हर तरफ छाया हुआ होगा. तो वो बहुत खूबसूरत लगता है. वो बहुत खूबसूरत है. इसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा ना लाहौर में भी बहुत सी जगह, जैसे हम रेस कोर्स पार्क देखें, हाँ. वहां पर बहुत जबरदस्त फ्लोरल एग्जीबिशन होती है और वो देखने के काबिल होती है. इंतहाई खूबसूरत फूल जो कि आंखों को बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, आपको एकदम फ्रेश कर देते हैं. इसके अलावा जल्लो के पास बोटेनिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन में तो देखने वाले वहां पर भी बहुत खूबसूरत होते हैं. और फिर हम अपने सराउंडिंग्स में भी देखते हैं जो लोग शौक रखते हैं बागबानी का और वो अक्सर अपने घर के बाहर या लॉन्स वगैरह में बहुत खूबसूरत फूल लगाते हैं और आपको सराउंडिंग से भी ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं. अच्छा, हम लाहौर का तो जिक्र करें, आपने लाहौर से बाहर का भी थोड़ा बता दिया. डेरा भुट्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पर मौसम में बहार की जो शजरकारी मुहिम है उसका आगाज किया जा चुका है, जिसमें यंगस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है, सिविल सोसाइटी के बहुत से लोग हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं. किस तरह से
पार्टिसिपेट करें? हमारे पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट दिखाएं। रिपोर्ट देखते हैं और मैं तो हैरान हूँ कि मतलब कितने दूर दराज इलाके से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। डेरा बुगटी का हमें तो यही पता था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा एडवांस इलाका नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत उन्होंने पहले कदम उठा लिया, और अगर वो शजरकारी हो रही है और प्लांटेशन हो रही है तो मेरे ख्याल में ये बाकी लोगों के लिए तकलीफ का बायस होना चाहिए। अभी हम शो में आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है, और बाकी शहरों के रहने वाले जो तलबा हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको भी चाहिए आगे बढ़े, अपने शहर की शजरकारी में मुहिम में हिस्सा लें। हमने ये देखा है कि पिछले चंद अरसे में, कुछ अरसे में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो कम होती चली जा रही हैं, और जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो हर साल फॉग होती है, स्मॉग होती है, स्मॉग ख़ास तौर पे, उसकी वजह यही है कि आपके दरख्त कम हो जाते हैं। तो अब दरख्त लगाएं और उसके साथ खूबसूरत फूल लगाएं। मुझे याद है कि एक जापानी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी कभी, जिसमें डॉक्यूमेंट्री में एक सवाल उठाया हुआ था उन्होंने, और वो ये है कि आपको अपने शहर की खूबसूरती का अंदाज़ा इससे होना चाहिए कि आपके शहर में दरख्त कितने हैं, उनके ऊपर परिंदे कितने बैठते हैं, कितने परिंदे लहलहाते हैं, कितने परिंदे जो गाते हैं। तो मैं सोचने लगा कि लाहौर शहर तो ऐसा हुआ करता था जहाँ परिंदे ही परिंदे हुआ करते थे। तोते कितने होते थे, अब हमें उस तरह से नजर नहीं आता। हमने नजर नहीं आते, डिस्कस भी किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर उस तरह से दरख्त नहीं है, और दरख्तों की भी इकसाम नहीं है, वो इकसाम नहीं है। बिल्कुल ठीक। और जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया में इसके असरात हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी हम देखें तो माहौलियाती आलूदगी दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इन चीजों को कंट्रोल करने का एक तरीका ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं। और दरख्तों में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि दरख्त कौन से होने चाहिए, ये तायुन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हम अक्सर ये होता है कि शजरकारी की मुहिम में हम जाते हैं नर्सरीज़ के ऊपर, और हम ऐसे प्लांट्स लेके आ जाते हैं और लगा देते हैं कि जिनका हमारे इलाके से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमारे माहौल से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो माहौल को ख़राब करते हैं। और फिर जैसे हमने कहा कि एलिस्टोनिया का पौधा बहुत ज़्यादा लाहौर में लगा दिया गया गुज़श्ता कुछ सालों में, अब हर तरफ एलिस्टोनिया है। उसके अलावा फाइकस था पहले आया हुआ, फाइकस बहुत ज़्यादा लगा दिया गया। तो मैं ब्रेक की तरफ यही बात, इसी से यही बात है जुड़ी हुई कि जब आपने पौधे लगाने हैं या दरख्त लगाने हैं तो वो लगाने हैं जो आपको सूट करते हो, हमारे एनवायरनमेंट को सूट करते हैं और जिनके फायदे भी हों। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम देखें तो अफगानिस्तान की सूरत हाल में इंसानी बहरान और इसके साथ साथ खुराक का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त 40 मिलियन आबादी में से अगर देखा जाए तो 25 मिलियन आबादी अफगानिस्तान की ऐसी है जिनके पास खुराक नहीं है, और माहिरीन के मुताबिक अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही और इसके लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम ना किए गए तो सिचुएशन जो है वो मजीद ख़राब होगी, और ना सिर्फ ख़राब होगी बल्कि इरिवर्सिबल होगी। पाकिस्तान को अगर देखें तो बहुत सी इमदाद अभी अद्वियात की सूरत में, खुराक की सूरत में और भी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अफगानिस्तान भिजवाई जा चुकी हैं। अगर हम देखें तो तिब्बी हवाले से मुफ्त अद्वियात की फराहमी शुरू की गई, 25 मिलियन की पहली खेप पहुंचाई गई। इस हवाले से इकदाम क्या किए गए हैं, इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन काजी मंसूर दिलावर साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। काजी साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर फरमाइएगा, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मुश्किल की इस घड़ी में अफगान भाइयों की मदद के लिए क्या कर रही है, क्या इकदाम किए गए हैं? जी, इसके बारे में मैं आपको अर्ज कर दूं कि हमारे अफगानिस्तान से उनके जो मिनिस्टर हैं हेल्थ के, वो तशरीफ लाए थे आज से तकरीबन 1.5 माह पहले, और हमारे मिनिस्टर फैसल सुल्तान साहब से मीटिंग हुई तो उसमें हमारा एक डेलीगेशन PPMA का आया, जिस पे उन्होंने हमसे अपने इमदाद के हवाले से कहा कि हमारे पास मेडिसिन की बहुत ज़्यादा किल्लत है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 16 करोड़ के करीब हमने मेडिसिन विद इन 15 to 20 डेज दी। तकरीबन 10 कंटेनर के करीब हमारी अफगानिस्तान में मेडिसिन गई है, और फर्दर भी इंशाल्लाह 2 कंटेनर हमारे अगले वीक। अच्छा, ये फरमाइए कि अद्वियात की पहली खेप तो आपने पहुंचा दी, और अब इसके बाद आप क्या समझते हैं कि अब वहाँ पे अद्वियात ही की और ज़रूरत है या खुराक की भी और ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपको वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान भाइयों के साथ, अफगानी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा रहा है, चाहे जंग का मामला हो, चाहे वहाँ पे अद्वियात की किल्लत का मामला हो। इस वक्त डेफिनेटली वहाँ पे खुराक की भी किल्लत है, उसमें भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आना चाहिए उनको,
اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس میں تعاون کریں. لیکن ہمارا کیونکہ فارماسیوٹیکل سے تعلق ہے تو ہم نے تو اپنی ڈونیشن دی, لیکن وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس وقت خوراک کی بھی بہت سارے ایشوز ہیں, اور اس میں بھی ہم ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے ہم نے تعاون کیا ہے, انشاءاللہ اب بھی ہم اس میں سپورٹ کریں گے, تعاون کریں گے. اچھا سر, آپ نے بتا دیا کہ خوراک کی بھی اشد ضرورت ہے وہاں پر. اگر ادویات کو دیکھیں تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پہلی کھیپ پہنچ گئی, مزید 2 کنٹینرز آنے والے ہفتوں میں افغانستان پہنچائے جائیں گے. اگر سچویشن کے مطابق تھوڑی سی مزید خراب ہوتی ہے یا وہاں پر ضرورت پڑتی ہے تو کیا پاکستان سے کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز بھی بھیجوائے جائیں گے افغانستان؟ ٹارگٹ ہے آپ نے 2025 تک 1 بلین تک ایکسپورٹ لے کے جانا ہے. اس سلسلے میں ریاض داؤد صاحب سے بھی ہماری سیریز آف میٹنگ ہوئی, اور انہوں نے بھی کافی سارے معاملات میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. تو اس وقت انڈسٹری کو ہم جہاں دیکھ رہے ہیں ملک کے اکانومی کے حوالے سے, ایک تو ہم زر مبادلہ لے کے آ رہے ہیں, اس ویژن کے حوالے سے بھی ہمارا 1 بلین کا ٹارگٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جس طرح عرض کیا کہ ایک بہت بڑا پورشن جو کہ 80-85% لوکل پروڈکشن کا ہے ہمارے ملک میں, تو ہمیں بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں امپورٹ نہیں کرنی پڑتی میڈیسن. ہم لوکلی میڈیسن دے رہے ہیں بنا کے, اور یہاں پہ مریض اس سے صحت یاب بھی ہو رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس انڈسٹری کی وجہ سے کم از کم 3 سے 4 ملین لوگ ایسے ہیں جن کو روزگار مل رہا ہے. ڈیفینیٹلی ملک کا ایک بہت بڑا پورشن ہے جو روزگار کے حوالے سے فارما انڈسٹری, جس سے میں نے عرض کیا کہ 800 کے قریب ہماری انڈسٹری ہے, اور الحمدللہ 3 to 4 ملین لوگ ایسے ہیں جن کا روزگار یہاں سے چل رہا ہے. تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے جی. اس میں تو پریکٹیکلی ملک میں جتنا ہمارا کنٹریبیوشن مزید آنے والے وقت میں گورنمنٹ اگر ہمیں سپورٹ کرے تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے. اچھا, اگر دیکھا جائے تو مطلب ادویات کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے کے اوپر لوگ بڑے پریشان بھی ہیں. مطلب ہم امداد تو کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اپنے ملک میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ہونی چاہیے. اب گورنمنٹ نے ٹارگٹ تو دیا ہوا ہے فارماسیوٹیکل کمپنی کو, بہت سے ٹارگٹس دیے ہیں. یہ ٹارگٹ بھی ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ جس میں قیمتوں کے حوالے سے دیکھا جائے. میرے خیال میں اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ذرا چل کے کہ یہ بتائیے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں اور کچھ عرصے میں خاص طور پر دیکھا جائے ادویات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ آپ کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ کوئی اقدام اٹھا رہی ہے ایسے معاملے میں کہ قیمتیں کم ہوں؟ ہمارے ملک میں جو ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے الحمدللہ, ایک جنرلی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیسن کی پرائس زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ریجن میں سب سے کم پرائس ہمارے پاکستان کی میڈیسن کی ہے. انڈیا بنگلہ دیش کو بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو 90% میڈیسن ایسی ہیں جو ہماری پرائس کم ہے. تو آلریڈی ہم کم پرائس پہ کم مارجن پہ کام کر رہے تھے. اگر یہ 17% کا سیل ٹیکس کا پریشر کنزمپشن پہ آتا تو ہمیں بہت زیادہ پریشر میں آ کے اس سے نقصان کیا ہونا تھا کہ فارماسیوٹیکل میں جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں ہم کم مارجن پہ میڈیسن, وہ مینوفیکچرنگ بند ہو جاتی, اور اس سے کیا آگے میڈیسن مارکیٹ میں نہ آتی تو مارکیٹ میں قلت پیدا ہو جاتی. تو یہاں پہ پھر انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے جی, ہم آپ سے جو پرچیز کرتے ہیں آپ را مٹیریل, ہمیں ایک دفعہ تو سیل ٹیکس اس میں سے کاٹنا ہے. جب آپ 1 ماہ بعد ریٹرن جمع کرائیں گے تو ہم ودن 72 آورز آپ کو اس کا ریفنڈ دے دیں گے. لیکن یہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے, اپنے خاص کر FBR کے چیئرمین صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی, یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کیا ہے اسی کے مطابق چلے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو 70 سال میں یہ انڈسٹری جہاں پہنچی ہے اور ہمارا ویژن اگر 1 بلین کا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا, کیونکہ یہ انڈسٹری خدا نخواستہ اگر یہی سلسلہ رہا تو پھر بند ہونے کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قاضی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. تمام تر امداد جو افغانستان بھجوائی گئی اس حوالے سے بتا رہے تھے. سر کچھ ٹارگٹس بھی ہیں لیکن اس حوالے سے انہوں نے اپیل کیا حکومت سے کہ اس کو دیکھا جائے, بیکاز یہ انڈسٹری بھی پھر بحران کا شکار ہو سکتی ہے. اس میں جیسے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے کہا پرائسز بہت زیادہ ہیں, تو انہوں نے بھی کہا, اس کا ذکر کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ریجن کے باقی ملکوں میں دیکھا جائے, اب مجھے نہیں معلوم, یہ کمپیریٹیو سٹڈی ہمیں کرنی پڑے گی, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جس وقت میں نے دیکھا تھا تو انڈیا اور بنگلہ دیش میں بہت سی پروڈکٹس ایسی تھی جن کی قیمتیں کم تھیں. تو میں ان سے پوری طرح سے اتفاق نہیں کرتا. اب اگر کوئی قیمتیں کم ہو گئی ہوں تو یہ ایک اور بات ہے, لیکن پہلے کم از کم قیمتیں انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں ہمارے ملک سے کم تھی دوائیوں کی. اچھا, اب اس میں یہ ہوا کہ 70% سیلز ٹیکس جو لگایا گیا ہے اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کو ریفنڈ کر دیے جائیں گے. تو اس بنیاد کے اوپر پھر
प्राइसेस को ज़्यादा करने का कोई तुक नहीं बनता, मतलब अब अगर ये हो तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा अगर ऐसी बुनियाद के ऊपर कीमतों में इजाफा होता है तो। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में हर इंडिविजुअल को एक अच्छी एक्टिविटी भी चाहिए, एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी चाहिए। सो एंटरटेनमेंट मुख्तलिफ अंदाज में हो सकती है, बट एक अंदाज इसका सिनेमा भी है। वहाँ पर अच्छी अच्छी मूवीज़ लगाई जाएँ और अच्छी मूवीज़ के साथ साथ कॉमेडी मूवीज़ भी लगाई जाएँ। सो जिस तरह से हमारे सिनेमास एक दफ़ा दोबारा से खुल चुके हैं फॉर्चुनेटली, और हमारी एक बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी मूवी रिलीज होने को तैयार है जिसका नाम है इशरत मेड इन चाइना। अच्छा, इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें मोहिब मिर्जा हैं और इसका HSY हसन जो हैं, जो डिज़ाइनर हैं हमारे, वो भी इसमें पहली बार जलवागर होंगे और अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाएंगे। हसन शहरियार यासीन HSY। इसकी कास्ट देखें तो कास्ट इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। HSY इसमें है और मोहिब मिर्जा हैं। इसके साथ साथ सनम सईद भी इसका हिस्सा है, जो कि बहुत अरसे बाद मेरे ख्याल में कोई मूवी कर रही हैं। शब्बीर जान इसका हिस्सा है, इसके साथ साथ शमून अब्बासी। सो ये हमारी इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा नुमाया नाम है। सो मेरे ख्याल में इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। सो लोग, इनके फैंस भी इस मूवी को देखने जाएंगे। ट्रेलर के हवाले से तो बहुत अच्छी है। अच्छा, लास्ट ईयर कुछ इसके हवाले से कुछ इंसिडेंट्स भी हमारे सामने आए थे कि थाईलैंड में इसकी शूटिंग के दौरान कोविड की रिस्ट्रिक्शंस आ गई और इसकी पूरी की पूरी टीम वहां पर फंस गई थी। अच्छा। तो इस हवाले से भी थोड़े से इश्यूज आए थे। बट लेट्स सी मूवी देखने में कैसी है। मैं तो वो जो स्टाइल देख रहा था ना कि मतलब वो बड़ी चाइनीज स्टाइल की प्रोडक्शन लग रही है, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट उसका भी लग रहा है। हालांकि ये कहा जाता है कि ये तो मेड इन चाइना है, लेकिन शूट सारी थाईलैंड में हुई है, थाईलैंड में हुई है। लेकिन वहाँ पे थाईलैंड में आपको कम से कम चाइना टाउन या मतलब उसके आपको वैसे माहौल मिल जाते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप वो शूट कर सकते हैं। तो मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी भी उतनी अच्छी हो और प्रोडक्शन एक्टर्स इतने अच्छे हैं, एक्ट्रेस इतनी अच्छी हैं। सो मेरे ख्याल में मूवी भी अच्छी होगी। और साथ ही साथ एक बहुत तवील अरसे के बाद हमारे यहाँ पर सिनेमा घर खुले हैं। कुछ रोज पहले भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे ऑडियंस जितनी है उनको भी चाहिए कि अपनी मूवीज देखें, ताकि इससे हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी हौसला अफजाई हो। प्लस हमारे सिनेमा मालिकान, इनको भी चाहिए कि कोऑर्डिनेट करें, कॉम्प्रोमाइज करें थोड़ा सा जितने भी डायरेक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स के साथ। बिकॉज हम देखें तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की जानिब से ये शिकायत अक्सर सामने आती है कि जब भी हम कोई मूवी लेकर जाते हैं किसी भी सिनेमा ओनर के पास, तो वो उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि कोई हम हॉलीवुड की मूवी दिखाएं या इस तरह से दिखाएं। सो उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट भी बहुत दफ़ा की गई है कि अपनी मूवीज़ को प्रमोट करें, अपने टैलेंट को, अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करें। सो इस वक्त भी जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपनी मूवी ये बहुत अच्छी है, कास्ट भी बहुत अच्छी है, जाएं इसको देखें, ताकि एक एप्रिसिएशन जो है वो कास्ट को भी मिले, मूवी को भी मिले, डायरेक्टर को भी मिले एंड प्रोड्यूसर सबको मिले। थोड़ा सा मैं इससे इख्तलाफ, मतलब एक हल्का सा वो मादरत के साथ, वो ये है कि फिल्म में कुछ ना कुछ होना भी चाहिए। अब जैसे इस प्रोडक्शन को हम देख रहे हैं, ये प्रोडक्शन अच्छी लग रही है, अच्छी है, लेकिन जैसे कास्ट भी बेहतर है और उम्मीद है कि फिल्म भी बेहतर ही होगी। लेकिन जिस वक्त आप वो उस तरह के नाम सुनते हैं ना, पुत्र मौले जटदा, तो भाई आज से 50 साल पहले जो चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है उसको लेके अगर आप सिनेमा में जाएंगे और सिनेमा ओनर को कहेंगे कि मेरी ये फिल्म चला दो, तो वो कभी भी चलाने पे तैयार नहीं होगा। ना ही आप पब्लिक को मजबूर कर सकते हैं कि आप उसको वापस, मतलब आप सिनेमा घरों में आए, कंटेंट उसका अच्छा होना चाहिए। जैसे मतलब लेजेंड ऑफ मौला जट हमने कुछ अर्सा पहले दिखाया, उसका भी ट्रेलर बहुत शानदार है। वो प्रोडक्शन अगर आपने जी अगर आपने अपनी प्रोडक्शन को पुराने स्टाइल के नाम के मुताबिक भी रखना है तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए। कुछ तो आप भी देना, सिर्फ आप सिनेमा ओनर से या ऑडियंस से तवक्को ना करें। ये बहुत अर्सा पहले ये बहस चला करती थी कि पंजाबी फिल्म बनाने वाले हमारे जो लोग थे वो कहा करते थे कि जी हमारे लोग हमारी फिल्म को अप्रिशिएट नहीं करते, इसकी बजाय वो इंडिया की फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उस ज़माने में सिनेमा घरों में तो इंडिया की फिल्में नहीं लगती थी, लेकिन VCR पे हर जगह दस्तयाब हो जाती थी, या मतलब DVD के ऊपर हर जगह दस्तयाब हो जाती थी। लोग अपने घरों में देखना पसंद करते थे उसको ज़्यादा। तो लोग, जैसे किताब है, आप मजबूर नहीं कर सकते कोई भी किताब पढ़ने के लिए किसी को जब तक कि उस किताब के अंदर कोई चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल। कपड़ा, आपका कपड़ा अच्छा होगा तो आपको खरीदेंगे लोग आपके, आप मजबूर नहीं कर सकते किसी को। कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अब पाकिस्तानी कपड़ा अच्छा बनता है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग इंडिया का कपड़ा तो क्या, मतलब किसी भी मुल्क का कपड़ा लेने को तैयार नहीं होंगे।
इसी तरह से किताब है, अगर किताब अच्छी छपती है, मुस्तफा तारड़ साहब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा छपने वाले राइटर हैं, तो उनकी किताब अच्छी होती है तो लोग उसको खरीदते हैं। फिल्म भी एग्जैक्टली बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि इसी माने में आती है। अच्छा, जिस टाइम का आप जिक्र करें ना, मौला जट और ये मूवीज, मुझे लगता है उस टाइम सिनेमास का रुझान, उस टाइम की ऑडियंस बहुत फर्क थी। अब ऑडियंस जो है वो तब्दील हो चुके हैं। मोस्टली यंगस्टर्स प्रेफर करते हैं कि हम सिनेमास में जाएं। हमारे सिनेमास भी बहुत ज़बरदस्त बन चुके हैं। सो बिल्कुल ठीक बात है। और जहाँ तक ये बात है कि अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा कंटेंट हमें दिया हमारे प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने। खुदा के लिए अगर हम देख लें, बोल मूवी देख लें, और इसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सराहा गया। तो बिल्कुल ठीक बात है कि कंटेंट हमारे पास सब कुछ है, बट पता नहीं क्यों कि समहाउ मूवीज उस लेवल की नहीं बनती। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है, व्हाई नॉट फिल्म इंडस्ट्री। सो इसके लिए यही बात कि मूवीज अच्छी बने, सब्जेक्ट्स अच्छे हो, कंटेंट अच्छे हो, पिक्चराइजेशन अच्छी हो, सो फिर ही ग्रैब किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को। बट एनीवेज, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो करंटली ख्वाजा सराओं के हुकूक को लेकर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ख्वाजा सराओं की एजुकेशन को लेकर बहुत काम हो रहा है। स्किल बेस्ड एजुकेशन ट्रांसजेंडर को सिखाई जाए, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और अगर हम देखें अब के दौर में, सो ख्वाजा सराओं के जो रुझानात हैं वो भी बहुत ज़्यादा तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। बड़े अप्रिशिएबल हैं वो। हाँ, बिल्कुल। जितनी तारीफ की जाए, एजुकेशन की तरफ राग़िब हो रहे हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, एक्टिंग की फील्ड में आ रहे हैं, मॉडलिंग की फील्ड में आ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी फराहम की जा रही हैं। सो आज हम जिस ट्रांसजेंडर का जिक्र करने वाले हैं, अज़्मो हिम्मत की मिसाल इन्होंने कायम की है। मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है और इनको महकमा सोशल वेलफेयर ने फोकल पर्सन स्किल डेवलपमेंट तैनात किया है। इंतहाई एजुकेटेड हैं। सारो इमरान इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। सारो, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस तैनाती के लिए। सारो, ये बताइए कि आप बता रही थी कि बचपन से ही आपने एजुकेशन को तरजीह दी, सो फिर आपके सामने कौन कौन से हर्डल्स आए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, चैलेंजेस का सामना किया और आज माशाल्लाह आप एक मकाम पर हैं। जो बेसिकली जो मसला ये होता है कि हमारा जो मसला है कि हरासमेंट का और बुलिंग का बच्चों की तरफ से, जो क्लास फेलोज की तरफ से, इवन टीचर्स की तरफ से, वो बहुत डिस्क्रिमिनेटिव होता है। और उसमें जो है लेकिन उससे बंदा हौसला भी हारता है, और जो है ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब आप स्कूल में होते हो, आप टीन एज होते हो, आप ग्रो कर रहे होते हो, और जिस तरह से आपका इन्वायरमेंट आपको अफेक्ट करता है वो आपकी साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। लेकिन उस सूरत में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो पीयर सपोर्ट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि आई बिलीव कि जो आपकी फैमिली है, जो आपका घर है, वो आपकी सबसे सेफ स्पेस है। वंस अगर आप अपना घर छोड़ देते हो या आपको घर से निकाल दिया जाता है तो आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हो बाहर की एनवायरनमेंट में। अच्छा सारो, ये बताओ कि आपने जैसे कहा कि ये इतनी मुश्किलात आपको सामने नज़र आईं, अब आप जैसे और बहुत से लोग होंगे जिनको आप चाहेंगे कि मतलब वो आपकी तरह से आगे बढ़ें, तो उनके लिए राह अमल क्या मतलब होना चाहिए, और फिर गवर्नमेंट को क्या किया जाना चाहिए मतलब उनकी तरफ से? देखिए, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि अगर पिछले 2-3 साल से देखा जाए या इवन 5 साल से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टेप्स लिए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। अब ये टाइम है कि हम पे बैक भी करें और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें, मतलब उनकी जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें हम भी सपोर्ट करें, बिकॉज अब जो प्रोसेस है या ग्रोथ का प्रोसेस है वो 2 वे होगा। 1 वे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट हमें देती रहे और हम अपने बिहेवियर्स को चेंज ना करें, हम अपनी चीज़ों को चेंज ना करें। अब ये राइट टाइम है कि हम एक प्रोडक्टिव सिटीजन के तौर पर अपने ना सिर्फ अपनी डिग्निटी को अपलिफ्ट करें बल्कि अपने पाकिस्तान की जो इमेज है उसको भी रिबिल्ड करें इन टर्म्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन पाकिस्तान। ये बड़ा अच्छा अप्रिशिएबल है कि आपने जैसे कहा कि आपकी भी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब जब जहाँ पे आप काम कर रही हैं स्किल डेवलपमेंट के हवाले से ज़रा इसमें बताइएगा कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए क्या सहूलियात हैं, या ये बाकी लोगों के लिए भी है स्किल डेवलपमेंट के लिए, इन दोनों के हवाले से ज़रा बताइएगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ही एक सब डिपार्टमेंट है सनतदार। सनतदार में बेसिकली पहले जो है खवातीन को स्किल सिखाए जा रहे थे और उनकी जो है वहाँ पर जो है डिस्प्ले सेंटर भी है जहाँ पे उनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पर रखी जाती हैं।
تو اب جو سوشل ویلفیئر ملتان نے انیشیٹو لیا کہ اس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بھی، جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو بھی اس میں انکلوڈ کیا ہے. اب ان کو ہم نہ صرف اسکل سکھائیں گے بلکہ ان کو ہم انٹرپرینورشپ اور اسپیشلی ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ کے بارے میں بھی ہم ان کو ٹرین کریں گے کہ آپ نے اب اسکل سیکھ لیا، اسکل کو آپ نے سیل کیسے کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ان کی جو ان کو برانڈ کے طور پر سامنے لے کر آئیں گے اکنامک اسپیس میں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ انشاءاللہ جو ہے ان کی پروڈکٹس کو ہم انٹرنیشنلی بھی لے کر جائیں گے تاکہ ہم ایک پازیٹیو امیج گلوبلی بھی دے سکیں کہ پاکستان میں صرف جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ان کو وائلنس نہیں ہوتا بلکہ وہ پروڈکٹیو یا اکنامک ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہیں اور وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو رہی ہیں. اچھا سارو، اس حوالے سے بھی بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے لیے کام ہو رہا ہے، جہاں پر آپ ٹریننگ کی بات کریے وہاں پر مزید کتنے ٹرانسجینڈر موجود ہیں اور ان کے رجحانات کیسے ہیں، وہ کتنا شوق رکھتے ہیں کہ وہ تمام اسکلز حاصل کریں اور کچھ نہ کچھ منفرد کریں؟ دیکھیں ابھی جو ہے جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی صرف ٹرانسجینڈر کی 5 سے 10% پاپولیشن ایسی ہے جو کہ اس طرف آنا چاہتی ہے. کیونکہ ابھی ایک نیا چینج ہے کہ وہ اپنی جو پرائورٹیز ہیں یا جو لائیولیہڈ چوائسیز ہیں ان کو ڈگنیفائڈ کریں یا ڈیسنٹ ورک کی طرف آئیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ٹو اسٹارٹ وتھ یہ بھی بہت ہے، اور چینج ہمیشہ آہستہ آہستہ آتا ہے، اور جو چینج آہستہ آہستہ آتا ہے وہی آرگینک اور سسٹینیبل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بات کی کہ جو چیز جتنی آسانی سے اور آرام سے آتی ہے اس کی سسٹینیبلٹی بھی اتنی ہوتی ہے. بہت شکریہ سارو عمران موجود تھیں، بڑی زبردست باتیں کی، اور میرے خیال میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے بھی یہی پیغام کہ آپ کے لیے اگر اپرچونیٹیز لائی جا رہی ہیں سو آپ بھی اپنا شوق اپنی انٹرسٹ جو ہیں وہ اس میں شو کریں اور آگے آئیں، پڑھیں لکھیں اور کچھ نہ کچھ منفرد کریں، اچھا کریں. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستانی بائکرز پر مشتمل پاک ایران دوستی ریلی وطن واپس پہنچ چکی ہے. 12 رکنی یہ ریلی تھی جس کی قیادت انٹرنیشنل بائکر مکرم خان ترین کر رہے تھے، اور بیسیکلی اس ریلی کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا ایک جو پازیٹیو امیج ہے وہ دنیا کے سامنے دکھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے درمیان جو دوستی ہے، جو باہمی تعلقات ہیں، ان کو فروغ بھی دیا جائے. ٹھیک ہے، بڑے ہم نے جس وقت یہ لوگ جا رہے تھے اس وقت بھی ان کے ایک دو ساتھیوں کو یہاں پہ انوائٹ کیا تھا اور ہم نے ان سے بات چیت کی تھی. بڑے انرجیٹک تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ پہلے بھی وہ جا چکے ہیں، بڑے مشکل دشوار گزار ہو کے ان کو جانا ہوتا ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے تیاری کی وہ ساری اپریشیبل ہے، ہم اس کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. تو میں خیال میں اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، ہمارے ساتھ خرم حفیظ ہوں گے، ان کے جو بائکر بھی ہیں اور ممبر بھی ہیں کراس روٹ کلب کے. بالکل، تو شو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بائکر اینڈ ممبر کراس روٹ کلب خرم حفیظ صاحب. سر خرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ذرا اپنے سفر کے بارے میں بتائیے نا، کہاں سے آپ نے شروع کیا، اور پھر یہ بھی کہ کس طرح سے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، ایران تک گئے ہیں، آپ کی ٹریننگ کیا ریکوائرڈ تھی لوگوں سے، ان کی کتنی دیر کی تربیت آپ نے کی، یہ سارا کچھ بتائیے ذرا. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اپنا ٹائم میں سے جو ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا. میں بتاتا چلوں جی کہ میں نے رحیمیہ خان سے اپنا سفر شروع کیا تھا ایران کے لیے. اس کے لیے مجھے پہلے لاہور جانا پڑا. لاہور سے ہمارے پورے کلب نے جو ہے یہ سفر شروع کیا تھا، اور ہم 12 افراد نے یہ سفر شروع کیا 2 دسمبر کو لاہور سے، اور ہم پورا ایران گھوم کر آئے ہیں. اس میں جہاں تک ٹریننگ کی بات آپ کہیں گے تو ٹریننگ تو شروع سے بچپن سے ہی چل رہی ہوتی ہے ہماری. اور کیونکہ دیکھیں ہر نوجوان کو شوق ہوتا ہے بائکنگ کا، تو اس سے پہلے بھی میں کافی ٹور کر چکا ہوں اپنے موٹر سائیکل پر. میں پاکستان گھوم چکا ہوں. میں نے نارتھ میں جو خنجراب کا سب سے بڑا جو میرا پہلا ٹور تھا، میں نے رحیمیہ خان سے خنجراب تک میں گیا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری تربیت ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. ہم باقاعدہ جو ہے اس میں کوئی ہمارا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے خود سے یہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. اور موسم کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں پر موسم کیسا ہے اور سفر کتنا ہوگا، اس سفر کی ڈیسٹینیشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو کتنے دنوں میں کرنا ہے، وہ ہمارا سارا آرگنائز ہوتا ہے. ہم نے وہ اپنی باہمی مشاورت سے اس کو طے کرنا ہوتا ہے کہ ایک دن میں ہم نے کتنا ٹریول کرنا ہے اور ہماری ڈیسٹینیشن کتنے کلومیٹر پہ ہے. وہ پھر ہم اس میں ہم نے رستے میں
ये भी देखना होता है कि क्या हेरिटेज है, क्या सकाफत है उस इलाके की, उस इलाके के खाने कैसे हैं, उस इलाके में कौन कौन सी रवायात है, उन सबको हमने जो है वो हाईलाइट करना होता है और पूरी दुनिया को बिल्कुल दिखाना होता है कि हमारा पाकिस्तान कैसा है। तो इसमें हमने जो है जब हमने सफर शुरू किया है तो उससे पहले हमारी ये तैयारी थी कि हमें बता दिया गया था कि मौसम कैसा होगा, मौसम की सख्ती कितनी है, और उसके अंदर रहते हुए इस शदीद सर्दी में आपने जो है वो अपने गैजेट्स मुकम्मल करने हैं। उसमें सबसे पहले तो हम अपने बाइक की मेंटेनेंस देखते हैं, हमारा बाइक इस काबिल है कि वो सफर कर सकता है इतना लंबा या नहीं, तो हम उसकी बाइक की मेंटेनेंस करवाते हैं। फिर हमने खुद अपनी बॉडी की देखनी होती है कि हमारे पास सेफ्टी गैजेट्स, हेलमेट से लेकर हमारे शूज तक मुकम्मल चीजें हमारे पास होनी चाहिए। मौसम की सख्ती को देखते हुए वो लिबास होना चाहिए है, और इन सब चीजों को देखते हुए हमारी वो ट्रेनिंग वक्तन फक्तन चलती रहती है। ठीक है। अच्छा खुरम, इस हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी, इट वाज सच अ लॉन्ग जर्नी एंड ऑब्वियसली नॉट एन इजी वन। चैलेंजेस क्या क्या थे इस पूरे जर्नी के दौरान? देखिए मैम, चैलेंजेस तो सबसे बड़े चैलेंजेस में तो यही दो चीजें आती हैं हमारी, कि हमने मौसम को देखते हुए जो हमारा ट्रेवल डेस्टिनेशन है वो कितना है। तो हमने इसमें मैक्सिमम 450 किलोमीटर वन डे में भी किया है, जो कि एक आम नॉर्मल बाइकर के लिए नामुमकिन है। हमने चूंकि तमाम सेफ्टी मेजर्स अपनाए हुए होते हैं, तो उसको लेकर फिर हमने वो डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। उसमें हमने रास्ते में रुकना भी है, हमारी फ्यूलिंग है, हमारे बाइक की मेंटेनेंस आ गई है, या हमने रुक के अपना कोई खाना वाना करना है, तो वो सब ये चीजें शामिल होती हैं। तो इसमें फिर ये होता है कि जो जब हम एक सफर के लिए निकलते हैं एक शहर के लिए, तो उसमें फिर हमने वो देख लेना होता है कि हमारा ट्रेवल डेस्टिनेशन कितनी दूर है और उसे हम कितनी देर में कर सकेंगे। तो आम नॉर्मल हालात में जो बाइकर्स हैं वो 300 प्लस या मैक्सिमम 400 कर लेते हैं। तो इसमें चूंकि हम गाड़ी पे नहीं है, 4 व्हील ड्राइव नहीं होती है, तो वो हम ज्यादा अनसिक्योर होते हैं कि किसी भी वक्त आपकी बाइक के खराब होने का एहतमाल है, आप गिर सकते हैं। अगर आपका रोड एक्सीडेंट होता है तब भी आप गिर सकते हैं। तो उसमें फिर हम सबसे पहले वो जो हमारी प्रिकॉशंस होती हैं कि हमने अपनी बॉडी की सेफ्टी को देखते हुए कि कैसे सफर करना है। तो सोलो चलने में आसान है, आप अकेले हैं, आप मोटरसाइकिल भगा रहे हैं तो आप अपना सफर करें, लेकिन ग्रुप में सबको साथ लेकर चलना होता है। ग्रुप की शक्ल में कोई आगे रह गया, कोई पीछे हो गया, बहुत ज्यादा रह गया, या बहुत आगे निकल गया, तो ये चीजें काफी होती हैं। अब सबसे ज्यादा हमें जो हमारे क्लब के चेयरमैन है जनाब मुकर्रम तरीन साहब, उन्होंने ये बताया था कि मौसम इंतहाई शदीद होगा, आपको मे बी के वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान में हमसे ज्यादा पहले सर्दी शुरू हो जाती है। तो इससे पहले 2019 में जब हमारे क्लब के ही अफराद वहां पे गए थे, तो वो अगस्त का महीना था। तो अगस्त में शदीद गर्मी थी, बहुत बुरा हाल था वहां पे। सामने से आपको जब हीट लग रही है तो बहुत मुश्किल होता है सफर करना। उसके अपोजिट यही हुआ कि जब हम लोग गए इस दफा 2 दिसंबर को, जब हमने लाहौर से सफर शुरू किया, तो हम 4 दिन बाद ईरान में दाखिल हुए, तो हमें टेम्परेचर 10 से ऊपर, मतलब 10-11 से ऊपर नहीं मिला। तो हमने वो 6, 7 या 9 टेम्परेचर तक हमने नॉर्मल ईरान में सफर किया है। इसमें हमने 2 नाइट्स और 2 डेज में हमारे पास टेम्परेचर माइनस में भी रहा। ये हम तेहरान से जब मशहद गए हैं, तो मशहद में बहुत शदीद सर्दी थी, बर्फबारी, स्नोफॉलिंग का हमें सामना करना पड़ा। तो वो जो हमारी अपनी चीजें थी वो मतलब आप ऐसे कहें कि बहुत कम थी। अच्छा, ये फरमाइए, मई से मुकम्मल तैयारी करके गए थे, लेकिन वहां की सर्दी, लाइफ में फर्स्ट टाइम गए थे हम 12 लोग, तो जाहिर है कि कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो एकदम से अचानक सामने आती है तो मुश्किल हो जाता है। खुरम ये बताइए कि जब चालूस गए हैं तेहरान से, तो तेहरान से चालूस का भी 100 किलोमीटर का सफर था। 180 किलोमीटर वो हमने बहुत मुश्किल माइनस में ड्राइविंग की है, हमें शाम हो गई थी पहुंचते। तो वहां पे भी हमने टेम्परेचर जो है ना वो हमारे पास -3-4 रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच खुरम सर। एंडिंग नोट
एंडिंग नोट मेरा है कि इनसे पूछा जाना था, हमारा दिल चाह रहा था और भी ये पूछें कि ईरान में लोग कैसे मिले इनको, क्या लोगों ने घरों में ठहराया, रिस्पॉन्स कैसा था, कैसे हैं ईरानी लोग, उनके बारे में अगर कोई अब जाना चाहे तो इनके साथ कैसे शरीक हो सके, मोटर बाइक कितनी पावर की होनी चाहिए, ये सारी बातें कभी इनसे फिर भी करेंगे। अभी तो हमारा टाइम खत्म हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया, इजाजत लें। बिल्कुल यस, अब इजाज़त का वक्त आ गया, बिकॉज हमारा जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने अख्ताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, यस आपकी भी मुलाकात होगी मंडे को इंशाल्लाह। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।